ओके, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक कट डाउन है पिछले 2 दिन से, तो आई थिंक ठीक ठाक दिख रहा होगा। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। तो हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? वो सर साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे थे। आई थिंक साइनोबैक्टीरिया मैंने कंप्लीट करवा दिया होगा या नहीं? वो सर वो ग्वाडिको फिनोमेना तक आपने लिखाया था। ओके, ग्वाडिको फिनोमेना। गॉडिको फिनोमेना, ठीक है। तो गॉडिको फिनोमेना के बाद चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया था, पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके जैसा इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, या इस तरह से लिखो सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो है सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। पहले भी बता चुका हूं कि जो साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनीज हैं, उन कॉलोनीज के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है। इस तरह से म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाँ सर। म्यूसिलेजस या जिलेटिनस शीथ, और वो किस चीज की बनी है? म्यूसिलेजिनस surrounded by mucilaginous or gelatinous sheath, and it is made up of mucopolysaccharide. म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो सेल वॉल जो है इसकी कैसी होगी बताओ? बाइलेयर्ड होगी कि सिंगल लेयर्ड होगी? बाइलेयर्ड। बाइलेयर्ड, ठीक है। मतलब कि बाहर की तरफ आउटर कौन सी होगी? एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड, और इनर क्या होगी? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन। बाकी सेल मेम्ब्रेन तो सेम ही होगा। सेल मेम्ब्रेन में वेरिएशन यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में कोई वेरिएशन नहीं है, एक्सेप्ट आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, उसमें ब्रांच चेन लिपिड पाई जाती है। मैं पहले भी बता चुका हूं इस चीज को, ठीक है। बाकी मैंने हैबिटेट के बारे में बता दिया कि किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं। ये यूनिसेलर है, कॉलोनियल है। यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों है। मल्टीसेलर हैं अगर तो कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉलोनी फॉर्मेशन कर सकते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में रह सकते हैं, जैसे नॉस्टॉक है, ऑसिलेटेरिया है, ठीक है। साइटोप्लाज्म की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, वैसे तो एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल इसका दिया है नहीं है, बट फिर भी साइटोप्लाज्म की बात किया जाए
तो साइटोप्लाज्म इसका दो रीजन पे डिवाइड रहता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक सिंगल सेल बना दूं तो ये अंदर वाला साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म में दो रीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरह से दो रीजन प्रेजेंट होंगे। एक है पेरीफेरल साइटोप्लाज्म और दूसरा है सेंट्रल साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिफरेंस क्या है? जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड इस रीजन पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियोइड इस रीजन पे होगा। यहाँ पे कुछ गैस वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होती, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो जो पेरीफेरल पार्ट है, ठीक है, पेरीफेरल पार्ट में गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। इसको लिख दो, ये पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये वाला है सेंट्रल साइटोप्लाज्म। तो जो पेरीफेरल साइटोप्लाज्म है उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रल साइटोप्लाज्म क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियोइड। एंड 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, पर जो साइटोप्लाज्मिक रीजन में जो राइबोसोम्स होगा वो कहां पे होगा? सेंट्रल साइटोप्लाज्म में ज्यादा अबंडेंटली होगा। बाहर भी होगा, ठीक है, यहां पे भी होगा, पर अबंडेंटली आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है, यहां पे ज्यादा अबंडेंटली आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको ज्यादा अबंडेंटली दिखेगा। यहाँ पे भी होगा पर अबंडेंटली आपको सेंट्रल साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड के पास में दिखेगा, क्योंकि वहां से प्रोटीन सिंथेसिस को ज्यादा करना होता है वहां। तो ध्यान में रखना, फोटोसिंथेटिक थाइलेक्वाइड्स भी इस रीजन में पाए जाते हैं, इसी रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो या तो मैं लिखा देता हूं कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें दो पार्ट है, पेरीफेरल एंड सेंट्रल। पेरीफेरल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? गैस वैक्यूल, आपको फोटोसिंथेटिक थाइलेक्वाइड। तो ये जो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि क्या है बेसिकली? एक्सेप्शन। हमने पहले बात की थी ना कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते, पर ये गैस वैक्यूल्स एंड फोटोसिंथेटिक जो थाइलेक्वाइड हैं, both are membrane bound structure and these are the exceptions which are present in prokaryotes. Okay, बोला था वो क्या बचे? पल्पस नॉन पल्पस बैक्टीरिया से इसमें पाया जाती है गैस वैक्यूल। हाँ, गैस वैक्यूल्स। ठीक है, सेंट्रल में पहले भी यहाँ मैं लिखा चुका हूं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, अबंडेंटली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे बट लेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे लेस होंगे। तो साइटोप्लाज्मिक रिस्पेक्ट में भी हमने बात कर लिया। स्टोर्ड फूड के रिस्पेक्ट में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो साइनोबैक्टीरिया है वहां पे जो स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में होता है? तो आई थिंक कॉपी कर लिया होगा आपने। हाँ सर। स्टोर्ड फूड की बात अगर किया जाए
स्टोर्ड फूड है साइनोफाइसियन स्टार्च। फाइसियन स्टार्च, जिसको अल्फा ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स, एंड फैट ड्रॉपलेट्स, जिसको बीटा ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो अल्फा एंड बीटा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अल्फा ग्रेन्यूल्स बेसिकली स्टार्च है, चूंकि साइनो बैक्टीरिया में मिल रहा है तो इसको साइनोफाइसियन स्टार्च बोल देते हैं। और बीटा जो ग्रेन्यूल्स हैं वो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। एक चीज और याद रखना कि जो साइनोफाइसियन स्टार्च है, दिस इज सिमिलर टू द ग्लाइकोजन, मोर सिमिलर विथ ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन को मैंने पहले ही बता रखा है, क्या है? स्टोर्ड फूड केस इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के केस में स्टोर्ड फूड होता है। हो गया? हाँ सर। थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। हमने कौन कौन से बैक्टीरिया अभी पढ़े? 3 पढ़े। एक जो सबसे एबंडेंट है यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया जो कि हैबिटेट में रहता है। प्रिमिटिव है, क्या बच्चे? मोस्ट प्रिमिटिव है। हाँ, मोस्ट प्रिमिटिव है वो, ठीक है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब पहले ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिन हुई तो उस समय जो हैबिटेट था वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं था, हैश हैबिटेट था, हाई टेम्परेचर, यूवी रेडिएशंस, जो है क्या कहते हैं, इस तरह की चीजें प्रेजेंट था। तो उस तरह के एनवायरनमेंट में बेसिकली वो रहने के लिए उसकी हैबिट बनी हुई है, ठीक है, हैबिचुएटेड है उस हैबिटेट में रहने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ा, जो कि फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जहां पे पाई जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपका स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आपके स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल, नॉन। दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, कंप्लीटली लैक सेल वॉल। स्टिल जब हम इनकी फाइलोजेनी स्टडी करते हैं, समझ में आ रहा है कि जब आप इसकी फाइलोजेनी स्टडी करते हो तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, बट उतना लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेंगे। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे इसमें सेल वॉल एब्सेंट है तो इसको आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैसे बोल देते हो। इसके लिए मैंने बोला कि ग्राम नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अकेले सेल वॉल के अलावा जो है क्या कहते हैं और भी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। अब ग्राम नेगेटिव के साथ ज्यादा मैचिंग होगी, ज्यादा सिमिलरिटी होगी, तो आप बोल दोगे कि ये माइकोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, जबकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, स्टेनिंग का पैटर्न कुछ भी नहीं है। पर अदर जो सिमिलरिटी है उनके बेस पे हमने बोल दिया कि ये किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो कंप्लीटली लैक सेल वॉल एब्सेंट है यहाँ पे कंप्लीटली माइकोप्लाज्मा में, स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये कैन survive विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है हाँ कि सर। ये इनको अगर ऑक्सीजन सर। ना भी मिले तब भी आराम से सरवाइव करते रहेंगे, ठीक है। एंड मेनी माइकोप्लाज्मा कॉज, या इस तरह से लिख सकते हो कि मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक टू, किसके पैथोजेनिक है? एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। प्लांट्स को भी डिजीज करता है और एनिमल्स को भी डिजीज करता है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में इससे ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है। कई बार इसको बोल देते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। अब बोलोगे कि प्लांट किंगडम में कहां से उठा ले गए, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह हो सकता है कि जब फर्स्ट डिस्कवरी हुई तो इसको प्लांट्स में फाइंड आउट किया गया, तो इस वजह से प्लांट किंगडम बोला गया। जोकर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये मेम्ब्रेन, उसमें सेल वॉल तो है नहीं, और सेल वॉल नहीं है तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसको इसको इस वजह से बोल देते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। हालांकि आप एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको पूछेगा नहीं है। ऊपर के चारों पॉइंट आपके एनसीईआरटी के हैं। स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल है, कंप्लीटली लैक सेल वॉल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड आर पैथोजेनिक टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अगर साइज के रिस्पेक्ट में आपसे अरेंज करवाए, इस साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप अरेंज कर दो, ठीक है। तो अगर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहा है या यहाँ पे सेल्स लिख दो, सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेस पे। तो सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। 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 इससे बड़ा आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। इससे बड़ा हो जाएगा आपका, अब आगे चले आओ, ठीक है। यू बैक्टीरिया सीधे यूकैरियोट्स पे चले आओ। तो यूकैरियोट्स में पहले रखोगे एनिमल सेल को, और देन क्या रखोगे? प्लांट सेल। प्लांट सेल। प्लांट सेल का साइज थोड़ा एनिमल सेल की साइज से बड़ा होता है। अब ये ध्यान देना कि ये जो मैंने अरेंजमेंट बताया है ये सेल्स का बताया है। कई बार सेल्स हटा देता है, पूछता है कि आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ साइज कर दो। तो हो सकता है फिर जब वो साइज में रखेगा तो वो वायरस को भी कर लेगा, तो फिर वायरस माइकोप्लाज्मा से भी छोटा हो जाएगा। मैं बाद में लिखा दूंगा, अभी आप इतने पे ही कंसंट्रेट करो, ठीक है। तो अब जो है क्या कहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे? प्रोटिस्टा पे, ठीक है। मतलब कि प्रोकैरियोट्स हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए हैं। या एक ग्रुप और मैं बता देता हूं एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में। कॉपी कर लो इसको। एक्टिनोमाइसीट्स जो है पहले इनको फंजाई में रखा गया था। एक्टिनोमाइसीट, these actinomycetes are also known as filamentous fungi or brain fungi, or
फिलामेंटस फंजाई। तो पहले रीजन मैंने बता दिया कि क्यों इनको फंजाई बोला गया था, बिकॉज प्रीवियसली दे grouped या classified in या along with fungi, along with fungi। फिर बाद में देखा गया कि अरे ये तो प्रोकैरियोट्स है भाई, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर इनको वहां से उठा के कहां पे रख दिया गया, प्रोकैरियोट्स में रख दिया। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिट्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि दीज आर द मेंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये किसके मेंबर है, दे आर द मेंबर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्टिनोमाइसिट्स में जो सेल वॉल है, सेल वॉल में एक केमिकल पाया जाता है, कंटेन माइकोलिक। जस्ट बच्चे 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना।
हेलो। हाँ सर। हाँ बच्चे, तो ये जो इनका सलवाल है एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया का, दे कंटेन माइकोलिक एसिड, ठीक है। और इनके ये जो सलवाल है इसमें एक्चुअली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, पहले मैंने लिखा दिया। पर अगर इनको ग्राम पॉजिटिव के साथ भी डिफरेंशिएट करना हो, और जनरली हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इनको इनमें एक और स्टेनिंग होती है, एसिड फाज स्टेन, ठीक है। तो दे टेक acid fast stain, and that's why known as acid fast बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पूरा लिख लेना आप, ठीक है। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया आपके कौन से होते हैं? एक्टिनोमाइसीट्स। एग्जाम्पल जैसे लिख दें हम, एग्जाम्पल में स्ट्रेप्टोमाइसिस के जो मेंबर हैं, एक्टिनोमाइसिट्स के एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, स्ट्रेप्टोमाइसिस। और आपको पता होगा कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जो ग्रुप है किसके लिए फेमस है? जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है उसका 70-80% सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिस से आता है या एक्टिनोमाइसिट्स से आता है, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस दूसरा एक बहुत पॉपुलर बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक है, माइकोबैक्टीरियम। चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो लेप्री हो, चाहे वो जो है और भी डिफरेंट स्पीसीज हो। तो माइकोबैक्टीरियम आपका किससे बिलोंग करता है? एक्टिनोमाइसिट्स से। और ये किस कैटेगरी में है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया की कैटेगरी में है, ठीक है। कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एक तो रे फंजाई या फिलामेंटस फंजाई बोलते हैं, और ये एग्जांपल याद रखना। तो क्यों सर वो फंजाई में पहले रखा गया, वो एक बार बता दीजिए। क्योंकि फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे फंजाई में आप देखते होंगे कि बहुत ढेर सारे फिलामेंट्स रहते हैं। आप फंजाई देखे हैं कहीं कभी? ब्रेड में देखना जो बासी हो जाए चपातियां, ठीक है, तो उसमें रेसे 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 पड़ जाते हैं। तो अगर रेसा आपको दिखाई दे रहा है तो आप ये बोलोगे कि दीज आर द फंजाई एक्चुअली, ठीक है। बट देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच आल्सो फॉर्म फॉल्स फिलामेंट्स, ठीक है। वो ट्रू फिलामेंट्स नहीं है, वहां पे कॉलोनी जुड़ जाती हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो वो बेसिकली फिलामेंटस फंजाई के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में इनको देखा गया कि जो इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली प्रोकैरियोटिक है, तो इनको उठा के कहां पे रख दिया गया? एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया, एक्टिनोमाइसिट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर रख दिया गया जाके, ठीक है। इतना डिटेल में आपसे कोई पूछेगा नहीं कि एक्चुअली ये एक्टिनोमाइसिट्स आपके सिलेबस में डायरेक्टली कहीं दिया भी नहीं, इनडायरेक्टली कहीं कहीं पे नाम दिया है, तो अब आप जानते रहोगे कि एक्टिनोमाइसिट्स है क्या, ठीक है। तो यहां से प्रोकैरियोट्स हमको जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा किंगडम, कौन सा? प्रोटिस्टा। 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 पहले भी बता चुका हूं जब मैं आपको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बता रहा था, ठीक है। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वो इसके अंदर रखे गए, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। डजंट मैटर कि मतलब क्या कहते हैं वो किस तरह से, क्या बच्चे? फोटोसिंथेसिस करे या ना करे,
हाँ, मतलब कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का है कि ऐसा ग्रुप है जिसकी बाउंड्री डिसाइडेड नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया और ये एनसीईआरटी में लाइन है। पहले तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 20 ओपन करो। ओपन कर लिया? हाँ सर। हाँ अब सर। इसका पहला, इसमें इसमें जो 2.2 हेडिंग में किंगडम प्रोटिस्टा है, उसका पहला लाइन देखो क्या लिखा हुआ है। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर का मतलब ध्यान में रखना है। यहाँ मैंने यूनिसेलुलर लिखा दिया तो ये मत बोल देना कि आपने तो यूनिसेलुलर लिखा है। अरे यूनिसेलुलर का मतलब ये सिंगल सेल्ड, ठीक है, सिंगल सेल्ड। तो जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, these organisms are placed under the kingdom protista and the boundaries of this kingdom, आगे क्या लिखा हुआ है, boundaries of this kingdom is not वेल डिफाइंड। decided। या बेटा इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, और नॉट वेल डिफाइंड लिखो, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम, और ज्यादा बेटर है, पूछेगा भी सी लैंग्वेज में, और नॉट वेल डिफाइंड, बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसको हम पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे हम थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स बैक्टीरिया के आते हैं। तो प्रोटिस्टा में आपके थ्री ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर दें। एक तो जो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, फोटो सिंथेटिक। सिंथेटिक, ठीक है। हाँ सर। दूसरा है एब्जॉर्प्टिव मोड, जिसमें फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव, आप ये बोल सकते हो सीधे सीधे डिकम्पोजर। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव और डिकम्पोजर, या कंज्यूमर डिकम्पोजर भी बोल सकते हो, क्योंकि है तो फाइनली ये कंज्यूमर ही, ऑटोट्रॉप्स तो नहीं है ना ये। नहीं सर। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात को? हाँ सर। हाँ सर। और तीसरा है इसमें जिनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और ये है एक्चुअली क्या, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। अब जैसे ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें आपको थ्री कैटेगरीज पे पढ़ने हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक, इसमें आप थ्री ऑर्गेनिजम्स को पढ़ोगे। कौन कौन से? डीनोफ्लैजिलेट्स, बाकी क्या लिख दूं दूसरा बताओ, डीनोफ्लैजिलेट्स के बाद? डायटोम। डायटम्स और डेस्मिट्स,
और तीसरा कैटेगरी क्या लिख दूं? यूक्लिनोइड। न्यूक्लियोनाइड। यूग्लिना। ये आपको पढ़ने हैं। हालांकि यूग्लिना में दोनों टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप, दोनों टाइप का। और डिपेंडिंग अपॉन द लाइट कंडीशन, अगर सनलाइट अवेलेबल है तो ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा, और अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो वो हेटेरोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा। तो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो अभी हम बोल रहे हैं कि इसमें ये चीजें पढ़नी है। ये जो एब्जॉर्बिटिव और डिकम्पोजर वाली कैटेगरी है, इसमें आपका है स्लाइम मोल्ड। इसमें क्या पढ़ना है आपको? स्लाइम मोल्ड, ठीक है। और जो प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स को हम बाद में डिवाइड कर लेंगे। प्रोटोजोन्स में उसके अंदर 4 ग्रुप्स हैं, उनको हम बाद में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि जो एब्जॉर्प्टिव या डिकम्पोजर है और जो होलोजाइक है, बोथ आर हेटेरोट्रॉप्स, नो डाउट, दोनों के दोनों क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। बट डिफरेंस है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, स्टिल डिफरेंस है, ठीक है। ये बेसिकली सड़े गले हुए मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स पे डिपेंड करते हैं। पहले एंजाइम्स रिलीज करते हैं, वहां पे वो बेसिकली डाइजेस्ट कर देता है वो एंजाइम, फिर वो जो सिंपल वाला डाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। होलोजोइक के केस में क्या होता है कि आपकी एक सिंगल सेल है और यहाँ पे फूड दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा होल पार्टिकल को क्या कर लेगा? इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हैबिटाट देखते हैं पहले इनका। प्रोटोजोन्स में एक मिनट होल्ड करना मुझे। अच्छा, कुछ कुछ चीजें मुझे आ रही, इसमें और बता देता हूं आपको। कुछ चीजें और बता देता हूं। सर हाँ बच्चे बोलो। सर सारे ऑटोट्रॉप की फोटोसिंथेटिक है? हाँ, ऑटोट्रॉप्स और फोटोसिंथेटिक बच्चे, यहाँ पे जो ऑटोट्रॉप्स है ना प्रोटिस्टा में, हाँ सर। ये वो उस तरह से नहीं है कि कीमोट्रॉप्स, यहाँ पे कीमोट्रॉप वाली कैटेगरी नहीं, ठीक है। ओके। तो ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक है। मैं क्या बताने जा रहा था, हाँ यहाँ पे ही बच्चे लिख दो कि ये जो ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक है, ये वाला, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोलते हैं हम होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। बाकी इसका तो मैंने बता ही दिया कि ये होलोजोइक है प्रोटोजोन्स, और एब्जॉर्प्टिव ये एब्जॉर्प्शन बाय एब्जॉर्प्शन से जो है डिकम्पोजर है, तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पे, ठीक है। ये होलोफाइटिक क्यों है? होलोफाइटिक उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक को। होलोफाइटिक का मतलब ये मत समझ लेना कि प्लांट खा रहे हैं वो, ठीक है। हाँ। फाइटिक, होलोफाइटिक उस तरह से होलोजोइक की तरह आप मत समझिए। ओके। होलोफाइटिक का मतलब है कि ये प्लांट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, कंप्लीट प्लांट की तरह, ठीक है। हाँ सर। फाइटिक मतलब चूंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मोड आप ये बोल सकते हो, होलोफाइटिक का मतलब सिमिलर टू प्लांट्स, सिमिलर टू प्लांट्स, बिल्कुल प्लांट्स जैसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, ठीक है। कंप्लीट प्लांट की तरह जो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट प्लांट की तरह। तो
एक और चीज बता देता हूं जिसके लिए मैंने इतना रोका यहाँ पे, एक है और भी मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको मैं बोल रहा था यूग्लिना में। तो ये भी कई बार पूछता है कि मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस किंगडम में प्रेजेंट है। मिक्सोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है गलत ही लिख दिया पूरा, हाँ अब सही है। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहां पे लिख दो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स that have both holophytic and holozoic mode of nutrition, दोनों अगर पाए जाएं, organisms that have both holophytic and holozoic mode of nutrition known as मिक्सोट्रॉप्स, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाएगा? मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, या सीधे लिख दो यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स का एक इस ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, इसका एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना। चलो ठीक है, इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इसके आगे चलते हैं हम। तुम लोगों ने नीट का एग्जाम दिया था, कैसा हुआ? क्या नहीं दिया था क्या? हेलो, हाँ सर। कैसा हुआ पेपर भाई? इतना इतना जो है क्या कहते सन्नाटा क्यों छा गया? अच्छा नहीं हुआ। गए तो सारे लोग थे। प्रोटिस्टा के रिप्रोडक्शन की बात करें तो बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन इनमें दोनों प्रेजेंट है, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, मोस्ट कॉमन मोड of reproduction in प्रोटिस्टा में जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन सा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है देखें अगर, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से मेनली होता है। चलो इसको मैं पहले इरेज ही कर देता हूँ। इरेज कर दूं? हाँ सर। तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली आपको दो टाइप से दिखेगा। बाइनरी फिजन एंड
स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, एक मोड है बाइनरी फिजन और दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन तो आप जानते ही हो, जैसे अमीबा के केस में आपका ऐसा नहीं है कि यही है, कुछ प्रोटोजोन्स में आपको दिखेगा। ठीक है, कुछ प्रोटोजोन्स में आपको दिखेगा मल्टीपल फिजन, नाम तो सुना ही होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा बाइनरी में दो टाइप का फिजन होता है, एक होता है ट्रांसवर्स फिजन और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। तो बता देता हूँ, इतना डीप में है नहीं। जैसे आपका यूग्लिना कैसा दिखता है, यूग्लिना आपका इस तरह करके आपका यूग्लिना दिखता है। ठीक है, तो यूग्लिना में जो है इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल फिजन होता है, और अगर ऐसे हो तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फिजन। इतना डीप में पूछेगा नहीं वैसे। तो बाइनरी फिजन जैसे अमीबा में आपका होता है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स में। स्पोर फॉर्मेशन के केस में एक चीज मैं लिख दूं यहाँ पे कि इन सम प्रोटिस्ट, या सीधे सीधे लिखो, सम प्रोटिस्ट प्रोड्यूस स्पेशल स्ट्रक्चर some protists produce a special structure known as sporangia, और जहां पे भी स्पोरेंजिया लग जाए, मतलब ये अंजिया, इसका मतलब है कि एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो पट्टी, जैसे जैसे मेरा नाम संतोष, अब अगर हो जाए संतोषंजिया, मतलब कि ये संतोषंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ढेर सारे संतोष भरे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ तो सर। मतलब कि ये जो स्पोरेंजिया है इसमें क्या प्रेजेंट है, बैक लाइक स्ट्रक्चर, ढेर सारे स्पोर प्रेजेंट है। contain many spores, contain many spores। ठीक है, तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन आप देखोगे। जब मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा, सॉरी प्रोटिस्टा कह रहा हूँ, प्रोटोजोन्स पढ़ाऊंगा, तो प्रोटोजोन्स के केस में मैं वहां पर रिप्रोडक्शन में सिस्ट फॉर्मेशन के बारे में भी बात बताऊंगा कि किस तरह से वो सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, या स्पारुलेशन उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये चूंकि जनरलाइज पढ़ रहे हैं, तो जनरलाइज में जानना कि जो प्रोटिस्टा है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, उसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मोस्ट कॉमन है, और एसेक्सुअल में भी ज्यादातर बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन होता है। ओके, हाँ सर। जब स्पेशल पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सर सर हाँ बच्चे बोलो। सर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पड़ता है? हाँ, कई बार बोल देते हैं, कई बार उसको अलग कर लेते हैं। वैसे मैं तुमको बताऊं, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो आप बोल सकते हो कि जैसे बैक्टीरिया में मैंने बताया ही है कि तीनों कैटेगरी के हैं, वेजिटेटिव है आपका, और अदर भी हैं, पर वेजिटेटिव जो टर्म है वो जनरली मल्टी सेलुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, बट अगर लिखा है तो आप ध्यान में रखना कि वेजिटेटिव भी आ जाएगा। यहाँ पे जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में वेजिटेटिव को भी अंदर कंसीडर कर लिया है सेक्सुअल। ओके, हाँ। और चूंकि और सर एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हुआ है तो आपने क्वेश्चन तो वो बैक्टीरिया मतलब मोनेरा अभी में तो बोला वो ना तीनों। बच्चे, क्योंकि बैक्टीरिया में बताया है, तुम सुनते नहीं हो क्या पूरी बात? हाँ सर सुना, बट फिर इसमें क्यों नहीं?
नहीं है, क्योंकि जैसा एनसीईआरटी में अगर आप डिफरेंट दूसरी बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बता देगा, पर मेरा पूरा फोकस है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या लिखता है, क्योंकि कल के क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन बना के बताएगा, सीधे सीधे बोलेगा मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वहां पे वेजिटेटिव तुम थोड़ी ढूंढोगे, वहां तो एसेक्सुअल लिखा हुआ होगा। हाँ ज्यादातर फोकस करो वहां पे जो है, जो एनसीईआरटी में चीजें लिखी हुई हैं। मैं बोल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा देखें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट फॉर्मेशन जरूरी है। गैमीट का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या होगा, गैमीट का फ्यूजन होगा। ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा और गैमीट का फ्यूजन होगा। मतलब गैमीट फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम, सिनगैमी। गैमीट फ्यूजन इज नोन एज सिनगैमी। ओके, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक चीज लिखता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन, कहां पे देखा गया, इन प्रतिष्ठा। प्रोटिस्टा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले प्रोटिस्टा पे ही देखा गया। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप चाहे कॉपी करो चाहे ना कॉपी करो, बस समझ लो कि जैसे मैं ह्यूमन का एग्जांपल देता हूं, ये मेल, ये फीमेल, यहां से गैमीट फॉर्म प्रोड्यूस होता है तो स्पर्म बनता है, यहां से ओवम बनता है। ठीक है, तो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ और ये गैमीट जब फ्यूज करते हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हो, सिनगैमी। सिनगैमी, तब जाके एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप जानते हो किस नाम से, जाइगोट। जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, ये फिर बाय माइटोटिक डिवीजन, खूब ढेर सारा माइटोसिस होगा, खूब ढेर सारा माइटोसिस होगा। इससे मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि ये भी डिप्लॉयड है, मतलब यहाँ ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये भी डिप्लॉयड है दोनों, पर ये जो गैमीट है ये क्या है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है, मियोसिस। मियोसिस। मियोसिस हो रहा है। तो गैमीट फॉर्मेशन जो है कौन से डिवीजन से होता है, मियोसिस। मियोसिस से होता है, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये तो ह्यूमंस के केस में, ये तो ह्यूमंस के केस में है, एक वेल डेवलप्ड कंप्लीट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट एडवांस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये तो मुझे समझाना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से एक्चुअली हो रहा है, इसीलिए मैंने बोल दिया था कि लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे चल के फिर से बताए जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, सिनगैमी हो रही है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू हैप्लॉइड गैमीट, और लिखो टू हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म a diploid structure known as, क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। बाय द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस से, सिनगैमी। सिनगैमी। अब ये जो सिनगैमी है, ये सिनगैमी होता है कई टाइप का, 3 टाइप्स का। ठीक है, सिनगैमी आपका कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स का। कौन कौन सा 3 टाइप, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, ऊगेमी। आइसोगैमी,
एनाइसोगैमी। ये बताओ वेस्ट बंगाल में भी बरसात बहुत हो रही है क्या? मुझे आई थिंक ऐसा है कि बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात आया है क्या? सर क्या बोले? बंगाल में कोई चक्रवात वगैरह है क्या? नहीं पता। ये बरसात इतना क्यों हो रहा है? वो भी बड़ी तेज हवा के साथ में। ये मतलब अनयूजुअल है थोड़ा सा, जिस तरह की बरसात हो रही है। कंटिन्यूअस हो रहा है। हाँ, कंटिन्यूअस और बहुत तेज हवा चल रही है। हाँ सर। ये पूरा मीडियम बिगाड़े हुए हैं। मेरे यहाँ तो इस तरह की हवा चलती है तो चूंकि विलेज एरिया है तो इलेक्ट्रिक कट ऑफ हो जाता है पूरी तरह से। सर आप कौन स्टेट में बिलोंग करते हो? उत्तर प्रदेश। तो ये असर पूरा है तो ये बंगाल की खाड़ी में ही कोई सा चक्रवात उठा है, क्या हुआ है उसी का असर ये। क्योंकि पूरा एरिया घेरा हुआ है। बिहार में भी मैंने कल बात की तो वहां पे भी बरसात हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है। जनरली मेरे यहाँ सितंबर में इतनी बरसात कम ही होती है, इतना नहीं होता। हाँ सर। चलो ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपको बताऊंगा कि व्हाट इज आइसोगेमी। यहीं पे बता दूंगा तो उसका फायदा क्या है कि मुझे एल्गी में नहीं बताना पड़ेगा, या इसको ऐसा करेंगे एल्गी में ही पढ़ लेंगे चल के। आइसोगेमी क्या है, एनाइसोगेमी क्या है, वहां पे वेल नोन एग्जाम्पल है जो कि आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है सर तो हाँ बच्चे बोलो। सर वो बाइनरी फिशन बर्डिंग वो एसेक्सुअल का भाग है या वेजिटेटिव बच्चे का? कई बात देखो, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। अब मैंने बताया ना कि जो आपके क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट्स हैं या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, वहां पे जो है क्या कहते हैं, जो असेक्सुअल है उसी के अंदर जनरली कई सारी बुक्स वेजिटेटिव को उसी के अंदर ले जाती हैं। जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको कहाँ पे ले जाती हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक। और ऐसा भी नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट, हो सकता है वो वेजिटेटिव को अलग कर ले, हो सकता है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर। ठीक है, पर जब आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करोगे तो वेजिटेटिव अलग हो जाएगा, असेक्सुअल अलग हो जाएगा। असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन से होता है, ठीक है, वो सीधे बोलेगा। और वेजिटेटिव कहां से होता है, बाइनरी फिशन। यूनिसेलुलर के केस में एक्चुअली एक ही सेल है तो बॉडी पार्ट कहना कई बार थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है। इसी वजह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, असेलुलर की, क्योंकि एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो इस वजह से उस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहां पे कंसीडर करते हो, असेक्सुअल में। ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूज मत हो, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाला चीज है ही नहीं है। जो भी तुम्हें वेजिटेटिव ज्यादातर जो मिलेगा वो तुम्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे बाकी की बात करेंगे। सर हाँ बच्चे। सर मैंने सर 2 क्वेश्चन भेजे थे। बच्चे और सर मैंने 2 क्वेश्चन भेजे थे बायोलॉजी का। कहाँ पे भेजे थे? सर ग्रुप। बच्चे जब तक मुझे टैग नहीं करोगे ना तब तक मुश्किल है। जब तक तुम वहां पे बोलोगे ही नहीं कि ये क्वेश्चन आप बता दो तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। तो आप वहां पे ये भी लिखा करो कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। ठीक है, ओके सर। हाँ क्योंकि आप वहां पे अकेले मैं थोड़ी हूँ, वहां पे तो बहुत सारे बच्चे, हो सकता है तुम सिर्फ बच्चों से क्वेरी अपनी पूछ रहे हो। हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो देखता हूँ मैं। ओके, उसको एक बार फिर से सेंड कर देना। सर।